लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या कुछ है ना, कुछ बेहतर होना है। मुझे भी जरूरत नहीं थी इतनी तो, है ना, मेरे तो परमेश्वर की कृपा से नौकरी तो चल ही रही थी, है ना, छोकरी मिल ही गई थी सही उम्र में, है ना, यानी पत्नी मिल गई थी, उसी कृपा से तो सारे काम होते हैं, है ना, जीवन में। और माताजी पिताजी ने मकान बना रखा है फिलहाल, कभी हम भी हमारा आनंदम बनाएंगे, है ना, वो मेरे बच्चों ने नाम सोच रखा है घर का आनंदम। तो मित्रों ऐसा ही है जीवन। गोविंद को क्या जरूरत थी, पोस्टल सर्विसेज में नौकरी है, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, रघुवीर के पास पोस्टल सर्विसेज में नौकरी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वर्मा सर का एक्सेलेंसी आप देख ही चुके हो, है ना। लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ बड़ा चाहता है, और हमारे शास्त्र, मैं नहीं कहता, वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं कि आपकी जितनी पोटेंशियलिटी है उसे एक्सप्लोर करो, मैक्सिमम एक्सप्लोर करो उसे, है ना। गणेश आरजेएस होगा, आरजेएस के बाद एडीजे होगा, डीजे होगा, और ऐसा लग रहा है ये तो 5-7 स्टेट एक साथ निकालेगा। अनिरुद्ध भी हमारे ऐसा ही है। और मैं कल वर्मा सर को कह रहा था, मेरा एक मित्र है सुरेंद्र चौधरी करके, झुंझुनू के पास टमकोर का है वो, कल वर्मा सर से बातचीत हो रही थी, तो वो जयपुर में आया, चप्पल में घूमता था, हमारे साथ एलएलबी की, फिर एलएलएम की उसने, फिर आरजेएस में सेलेक्ट हुआ, आरजेएस के बाद आईआरएस में सेलेक्ट हुआ, आईआरएस के बाद आईपीएस में सेलेक्ट हुआ। तो वर्मा सर ने कहा आरजेएस बनने के बाद भी लोग आगे चले जाते हैं, जाते हैं बिल्कुल, है ना। अभी डायरी नहीं है मेरे पास, कल कोई विधानसभा से डायरी आई है, तो मुझे मालूम चला गणेश सवाल का लिखा हो, गणेश सवाल का, है ना, वो सेक्रेटरी सो एंड सो। तो आप कहेंगे सर अभी आरजेएस, अरे आरजेएस तो बन जाओगे, बड़ा सोचने की जरूरत है मित्रों, है ना। और सामूहिक रूप से हम यहाँ कोई क्लास नहीं है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए यहाँ बैठते हैं। जब किसी को हताशा हो, जब किसी को परेशानी हो, तो ममता जी जैसी हंसी को आप याद कर लो, है ना, तुरंत वो बोलते हैं, अपने को सबको अच्छा लगता है ना। तो बेसिकली हम यहाँ इसीलिए मिलते हैं, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, कभी तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, किस दिन आना नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य से नजर नहीं हटे, यानी वो बिल्कुल उसकी क्लियर पिक्चर हो। मैं देख रहा हूं कि गणेश सवाल का आ, पहले 5 में, वैसे तो मैं टॉपर्स की भी कह सकता हूं, लेकिन पहले 5 में मैं ऐसा मान के चलता हूं, यदि वो ईमानदारी से चले तो स्टेट निकालेंगे, 8-10 स्टेट हिंदी भाषी सारे। और हमारी तैयारी उसी तरीके की है कि हम चाहते हैं कि 10 स्टेट निकलने चाहिए। जैसे मैंने राजकुमार जी, दिग्विजय, और वो क्या नाम है, पारस जी, और कौन कौन हमारे यहाँ डीजी के, उनको कहा भैया यूपी भी भरो, और कुछ नहीं जाना तो वहां वो क्या है प्रयागराज में, वीडियो वीडियो चला लिया करो यार, चेहरे बिना फिर मुझे काली दीवारों में मजा नहीं आता। हाँ उमेश ध्यान है ना, मैं समय थोड़ा ज्यादा रहा हूँ। प्रयागराज में क्या त्रिवेणी है, तो चलो और कुछ नहीं तो कम से कम त्रिवेणी में वो डुबकी लगाया आना। तो आपको एडीजे का यूपी का फॉर्म भी भरना चाहिए, आपको जुडिशियल सर्विसेज का हरियाणा का फॉर्म भी भरना चाहिए। कोई बात नहीं, करनाल चले जाना, आसपास में कहीं चल जाना, उसके कारण है ना। योद्धा लगातार अभ्यास करता रहता है तो जीतने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। जैसे हमारे अनिरुद्ध है, अब अनिरुद्ध को हमने कहा भाई 10 स्टेट तो कम से कम निकाल रहे हैं तुम्हें, और उसके बाद भी यात्रा रुकनी नहीं है अपनी यात्रा। हम चाहते हैं कि तुम कहीं ना कहीं, यदि इसकी इच्छा हो तो, ऐसा नहीं मेरी तरफ से कोई, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सेलेंसी आया है उससे हमें ऐसा लगता है कि यू कैन इजिली गेट थ्रू दैट वन, आप इजिली निकल सकते हैं। और देश में जब तक पॉलिसी मेकिंग में आप एंटर नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया कैसे चलती है, और आप में उतनी क्षमताएं हैं। तो हम तो वो है भैया कि वो हनुमान को याद दिलाने आते हैं कि हनुमान जी आप महान हो, आप में इतनी क्षमताएं हैं, आस पड़ोस में कमतर लोगों के साथ रहते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं। जैसे रघुवीर जी आए, रघुवीर जी ने कहा मुझे तो ऑफिस में प्रमोशन लेना है, अरे निकल जाओगे, क्या है दोस्त, कोई कठिन चीज थोड़ी है जीवन। कल कहाँ चले गए थे रघुवीर जी? कल सर कोई काम हो गया था, हमें तो लेट डर हो गया लगा था कि मैं तो। पहले दिन ये हमारे साथियों का युद्ध देखकर आप कहीं रास्ता तो छोड़ के भाग के नहीं। नहीं 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 नहीं, आज तो मैं हाँ 10 मिनट पहले ही तैयार हो गया। हाँ, प्रमोशन लेना है ना अपने को अगले साल में। हमें बिल्कुल बिल्कुल सर लेना है। चलिए उमेश मुझे माफ करेंगे, मैंने वर्मा सर के समय में से तकरीबन 10 मिनट चुरा लिए हैं, इसके लिए काइंडली फॉरगिव मी। चलिए कल हमने बातचीत की थी, कल कंप्लेंट को लेकर बहुत बढ़िया बातचीत हुई, 200, 201, 203, 202, 203 और 204 तो शामिल नहीं था शायद, 200 से चालू हुआ था।
वहां हमने बातचीत की और कंप्लेंट पर बहुत बढ़िया बातचीत हुई। ममता जी को एक फैक्ट मिला कि कंप्लेंट फाइल होने के बाद दूसरी कंप्लेंट भी फाइल हो सकती। और रेड जुडिकेटा की जिस तरीके की व्याख्या वर्मा जी ने की हमारे सामने कि भैया एडजुडिकेट विद वो क्या था एक टर्म, अभी बताएंगे, मैं भी भूल गया हूँ। तो मैं भी वो वीडियो बार बार देख लेता हूँ उसको कि यार वीडियो से कम हमें समझ में तो आती। वीडियो आपके अपडेट हो रहा है। कुछ लोगों ने तीनों टेस्ट नहीं दिए और आज दूसरा टेस्ट आने की तैयारी में पड़ा है ना। 3 टेस्ट थे आपके ऐप पर। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप अवगत कराइए। चलिए, तो कल हमने कंप्लेंट को लेकर बातचीत की थी, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हम एक हाई पर पहुंचे, बढ़िया डिस्कशन हुआ उसमें। और स्वाति का भी अब स्वास्थ्य ठीक हो गया होगा। स्वाति का इंतजार था कई दिनों से, उसका स्वास्थ्य नासाज चल रहा था। तो आज वर्मा सर आगे की बातचीत करेंगे। चैप्टर नंबर 17 खतरा है क्या? नहीं नहीं नहीं, 17 खतरा थोड़ी आया अभी तो। अभी तो 16 ही चलेगा या 17 चलेगा? कौन सा चलेगा जरा याद दिला दो मुझे। 17 चलेगा। खतरा आने वाला है भैया, चार्ज जी। फ्रेम होने वाला है ना। जैसे 13 पढ़ा था ना, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। तो 17 में खतरा है कि बेटा अब तुम चार्ज फ्रेम करने वाले हैं। ये तुम्हारे जो बैठे हैं ना प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये अब चार्ज फ्रेम करवाएंगे। तो आज वर्मा जी हमें चार्ज फ्रेम करना सिखाएंगे कि कैसे चार्ज फ्रेम होते हैं। उस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या क्या चार्ज में आता है और दूसरे पार्ट में क्या क्या है, मुझे जैसा याद आ रहा है। अब ये इंडेक्स भी हमने याद करने का एक टाइम डिसाइड किया था। अनिरुद्ध, आपने याद करने का डिसाइड किया था क्या टाइम? जरा बता दो यार, कब का था? सर ये जो था हमारा 14th ऑफ जनवरी का ही था सर हमारा, पर हुआ नहीं था। हुआ नहीं है ना? हाँ। तो अब क्या करें? 2 बूंद पानी ले लें और उसमें कुछ कर डालें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर बसंत पंचमी कर लीजिए, वो सकरात था तो बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कर लीजिए। चलिए, हमारा युवा साथी ये कह रहा है कि बसंत पंचमी पे इंडेक्स याद होना चाहिए, कम से कम चैप्टर तो सबको याद होना चाहिए। जैसे 22 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और 33 चैप्टर सीआरपीसी के। 33 है, 37 है? 37 है सर। 37 है ना। तो ये आपको टिप्स में होने चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये उमेश और दिग्विजय कर चुके हैं। इनको उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे पूछ लो, इनको तो पूरे एक्ट याद थे। तो जब कर चुके हैं तो आप भी कर सकते हो। चलो वर्मा सर, मैंने आपके 7 और 5 13 मिनट ले लिए हैं। आप चार्ज फ्रेम करवाइए, कोर्ट की यात्रा करवाइए जरा। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपका जैसा साथी हमारे साथ है। सीआरपीसी आपसे बेहतरीन मैंने कहीं नहीं पढ़ी अभी तक। तो आपका नोट्स ओपन कर दूं? हाँ, नोट शेयर कर दें आप। जी जी, मैं थैंक यू राजेश जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 17 ऑफ सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर 17, दैट इज अबाउट द चार्ज। चैप्टर 17 के बारे में हमारे विद्वान साथी दिग्विजय सिंह ने आपको बताया था कि 12 में तो वो एक राजस्थान में एक डायलेक्ट है वो कि कहते हैं 12-12, अरे क्या हो गया। मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो एक उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है, अरे 12-12 ये क्या हो गया। तो याद करने का तरीका बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथी दिग्विजय सिंह ने बताया था। और चैप्टर 17 के बारे में भी उन्होंने बताया था। 17 मीन्स खतरा। खतरा में तो खतरे का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर चार्ज लग गया, उसको आरोपित मान लिया, तो वो एक तरह से उसके लिए खतरा हो गया। तो 17 मीन्स खतरा। तो वो मेरे को याद आ गया, अभी राजेश जी ने बताया। बट वेरी नाइसली ही हैज एक्सप्लेन्ड कि जो चैप्टर है उनको कैसे याद किया जाए। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। तो आज हम चर्चा करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज डील करता है सेक्शन 211 to 224, 211 से 224 तक चार्ज के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 इज दैट इज अबाउट द फॉर्म ऑफ द चार्जेस। फॉर्म ऑफ द चार्जेस की चार्जेस कितने प्रकार के होंगे उसके बारे में दैट इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 211 to 217, 211 से 217 में ये बताया गया है। और बी पार्ट में हम देखेंगे तो बी पार्ट इसका सेक्शन 218 to 224, दैट इज अबाउट द जॉइंडर ऑफ द चार्जेस। कि अगर एक से ज्यादा मामलों में कोई व्यक्ति आरोपित है तो उनके जो चार्जेस हैं उसको कैसे ज्वाइन किया जाएगा। तो दैट सेज अबाउट
part B, that is from section 218 to 224. तो अब चार्ज के बारे में चर्चा करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द चार्ज. चार्ज होता क्या है ये? तो बेसिकली वी कैन से दैट चार्ज में बी डिफाइंड एज एन एक्यूजेशन. It is a statement in writing drawn up by a magistrate against the accused, giving him full information of the crime of which he is charged. कहने का मतलब है कि चार्ज का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को दोषारोपित करना. उस व्यक्ति के ऊपर क्या दोषारोपण है उसके बारे में उसको जानकारी देना. और ये जो है ये संक्षिप्त फॉर्म में होगा, लेकिन सारे फैक्ट्स उसमें मेंशन होंगे और मजिस्ट्रेट के द्वारा ये लिखित में होगा और वो उसको एक्यूज को बताया जाएगा कि आपके विरुद्ध ये आरोप है. फर्दर इट सेज, हम कह सकते हैं इसको कि देन अनदर डेफिनेशन वी कैन कॉल इट अ चार्ज इज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट वेरी अर्लीस्ट स्टेज. अब चार्ज का एक पर्पज और भी है कि एक्यूज को ये चार्ज बताया जाता है कि आपके विरुद्ध ये चार्ज है. चार्ज मस्ट बी स्पेसिफिक और अकॉर्डिंगली अगर उसको ये बताया जाता है दैट ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ऑफेंस. और इन अदर वर्ड वी कैन से कि चार्ज के द्वारा उसको ये बताया जाता है कि आपके द्वारा ये अपराध कारित किया गया है जो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है. अब उसके बाद में इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गिवन टू हिम कि भाई आपके विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा है ये मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है. दैट पर्सन में बी इनोसेंट आल्सो. देयर मे बी सर्कमस्टांसेस कि ही मे प्रूव इनोसेंट बिफोर द कोर्ट. तो कहने का मतलब यह है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ही कैन डिफेंड हिज केस और वो अपनी डिफेंस भी तैयार कर सके. वो एक अच्छा एडवोकेट अपनी तरफ से प्लीड करने के लिए वो एक एडवोकेट को अपॉइंट कर सके. तो एक उसका पर्पज वो भी होता है. और दूसरा अगर हम कहें इसमें तो आप लोगों ने सीपीसी पढ़ी होगी. सीपीसी में ये दिया हुआ है कि सिविल मैटर्स होते हैं उनके अंदर इश्यूज फ्रेम होते हैं. इश्यूज का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट. इश्यूज का मतलब है पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. अब एक उसमें होता है प्लेंटिफ और एक होता है उसके अंदर डिफेंडेंट. एक को उसको कहते हैं वादी और प्रतिवादी. तो वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया और प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा पेश कर दिया. उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज. फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट बेस्ड ऑन द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज. दोनों पक्षकार हैं वादी और प्रतिवादी, उनकी जो प्लीडिंग है उसके आधार पर जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो तैयार किए जाते हैं. एंड दैट इज ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी. तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो उसके लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा कि फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज इन द सिविल डिस्प्यूट्स दैट deals order number 14 of the CPC. Similarly, framing of the charges in the criminal cases in that chapter number 17 deals with the framing of the charges in the criminal cases. अब हमारा एक प्रिंसिपल और भी है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है that the person who is accused in any offense, he must be given the due opportunity of being heard. यानी कि प्रत्येक मुलजिम को सुनवाई का अधिकार दिया जाना आवश्यक है. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इवन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड दिस कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के पहले उसको पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए कि अपने आप को वो निर्दोष साबित कर सके. अगर वो अपना पर्सनल एडवोकेट अपॉइंट नहीं भी कर सकता तो देयर आर प्रोविजन कि उसको गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसको वकील अपॉइंट करवाया जाता है. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वन. अब ये जो डेफिनेशन अगर सीआरपीसी में हम देखें
तो दैट इज गिवन इन सेक्शन 2C, सॉरी 2B। ये चार्ज के बारे में बताता है, तो इसमें ज्यादा नहीं है। इसमें ये तो बात कर रहा है खाली सिंगल हेड चार्जेज और मोर 2 और मोर हेड चार्जेज। ये कह रहा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। अब यहाँ हेड ऑफ चार्ज को समझना आवश्यक है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति है, कोई एक्यूज्ड है, उसके ऊपर एक धारा में अगर चार्ज लगा है तो वो सिंगल हेड चार्ज कहलाता है। और एक से ज्यादा यानी कि 2 और मोर अगर धाराओं में उसके विरुद्ध चार्ज लगा है तो वो एक से अधिक शीर्षक वाले चार्ज उनको कहते हैं। एक शीर्ष वाला चार्ज और 2 या 2 से अधिक शीर्ष वाला चार्ज। तो ये इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है ये चार्ज की स्टेज कब आती है। सी इनिशियली व्हेन एनी ऑफेंस इज रजिस्टर्ड, FIR is registered in the police station, then the next stage comes, that is the investigation of the cases. Investigation of the cases. Investigation is carried out by the IO, investigating officer. Then after completing the investigation, the charge sheet is submitted by the IO to the concerning magistrate. Along with the charge sheet, all the relevant documents that are the part of the charge sheet and the evidences collected during the investigation, that also will be the part of the charge sheet. After that, when it is submitted to the magistrate will take the cognizance of that offense. Once cognizance is taken, so that we have seen yesterday, then court will issue the process. वो हमने सेक्शन 204 में पढ़ा था हमने। इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि समनिंग ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। इफ इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द कोर्ट देन इट्स ओके, बट इट इज रिक्वायर्ड दैट चार्ज शीट इज फाइल्ड। आफ्टर दैट द कोर्ट कैन समन द एक्यूज्ड व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स बिफोर द कोर्ट। एक्यूज्ड जब न्यायालय में उपस्थित होगा तो देन द कॉपीज ऑफ द चार्ज शीट including the documents or the statements recorded under section 161 of the CRPC, that will be furnished to the accused by the court on the first appearance itself. और ये हमने चर्चा की थी कल, मेरे साथी श्री दिग्विजय सिंह जी ने बताया था सेक्शन 207 एंड 208 ऑफ CRPC, कल ही हमने चर्चा की थी। तो 207 के अंदर ये एक उसका राइट है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप पत्र पेश किया गया है तो उसकी कॉपी उसको दिया जाना आवश्यक है। दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन। तो ये हमने कल चर्चा की थी। तो आफ्टर सप्लाई ऑफ द कॉपी टू द एक्यूज्ड को जो चार्ज शीट है उसकी कॉपी देने के बाद में द मजिस्ट्रेट और ही मे बी द जज आल्सो हु इज हैविंग द पावर टू ट्राई द केस, देन he will put the accusation on the accused, यानी कि उसको वो आरोप सुनाए जाएंगे the person who is charge sheeted, and the trial will begin. उसके बाद में ट्रायल प्रारंभ होगा। तो ये इसमें सब ये है कि फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज का पर्पज क्या है। पर्पज यही है इसका कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जो एक्यूजेशन है उससे उसको अवगत कराना। एंड सिमिलरली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट आल्सो, डायरेक्शन फॉर द कोर्ट आल्सो, that for what offense the court will proceed and the trial will be conducted. तो अब इसमें आगे हम चर्चा करते हैं सेक्शन 211। सेक्शन 211 this says about the contents of charge. Contents of charge यानी कि जो आरोप होंगे उसके आरोप के कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी अंतर वस्तु क्या होगी, that is given in section 211. That is, number 1, every charge shall state the offense with which the accused is charged. जिस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है तो उसमें चार्ज के अंदर जो ऑफेंस होगा, ऑफेंस का विवरण दिया जाना आवश्यक है कि उसके द्वारा क्या अपराध किया गया है। तो दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन। नंबर 2 से if the law gives the offense any specific name, the offense may be described in the charge by that name only.
अगर कोई अपराध किया गया है, उस अपराध का कोई विशेष नाम है, तो उस नाम को भी उसमें मेंशन किया जाएगा। दैट इज हाउ चोरी की है, डकैती की है, हत्या की है, आपराधिक न्यास भंग किया है, तो ये सारी चीजें जो विच आर स्पेसिफिकली नेम्ड इन द ऑफेंस, तो वो भी उसमें लिखा जाएगा कि आपके द्वारा चोरी की गई है, डकैती की गई है, हत्या की गई है, लाइक दैट। आगे के एग्जांपल मैं बताता हूं, इसमें मेंशन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इफ ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, तो ये चीज लिखी जाएगी चार्ज में कि उसने हत्या की है या एक्सटॉर्शन किया है, उत्पीड़न जिसको कहते हैं। ए कमिटेड मर्डर और एक्सटॉर्शन विदाउट रेफरेंस टू डेफिनेशन, तो अगर कोई विशेष नाम से उसको अगर बताया गया है, तो वो नाम, उसका ऑफेंस का नाम मेंशन करना भी चार्ज में आवश्यक है। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, that says if the law does not give the offense any specific name of the definition, the definition of the offense must be stated। कोई अपराध हमने आईपीसी में पढ़ा था, आईपीसी में कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया है, उसको सिर्फ परिभाषित किया गया है। तो उसमें हम देख सकते हैं सेक्शन 184, अगर आपको याद आ रहा हो, सेक्शन 184 ऑफ द आईपीसी, कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो लॉफुली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें कोई व्यक्ति अगर बाधा डाल रहा है, तो 184 आईपीसी में उसको अपराध माना गया है, लेकिन उसका कोई निकनेम नहीं दिया गया। तो उसके अंदर क्या होगा कि संक्षिप्त में उस ऑफेंस की डेफिनेशन को लिखा जाएगा। तो ये इसमें मेंशन किया है। एग्जांपल में देखें आप स्क्रीन के ऊपर, ए इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 184 आईपीसी with intentionally obstructing a sale of property offered for the sale of the lawful authority of a public servant, the charge should be couched in those words। कहने का मतलब है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई कोर्ट का आदमी है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, अगर कोर्ट का कोई भी ऑफिसर है, जिसको हम नाजीर भी कहते हैं, अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए अधिकृत किया गया है, बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, एंड इफ ही गोज ऑन द स्पॉट, और वहां पर जो ऑक्यूपायर है उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, और वो व्यक्ति उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो वहां पर ये अपराध है 184 में। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका कोई स्पेसिफिक निकनेम नहीं दिया हुआ है। अब दूसरी चीज इसमें यह भी है कि राजकार्य में बाधा कारित करना, तो राजकार्य में बाधा कारित करने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको संक्षिप्त में उसका विवरण भी देना पड़ेगा कि सो एंड सो ऑफिसर वो अपने ड्यूटी की पालना में गया, नीलामी के लिए गया, और आपने उसमें अवरोध कारित किया, और अवरोध कारित करके आपने सेक्शन 184 आईपीसी का अपराध कारित किया है। तो यहाँ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई आपने राजकार्य में बाधा डाली है। नो, आपको संक्षिप्त में वो कारण भी बताया कि वो कौन सा राजकार्य था जिसमें वो व्यक्ति गया था और आपने बाधा कारित की। ही मे बी द पुलिस ऑफिसर आल्सो, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और आपने बाधा डाल दी, तो वो बाधा किस पर्पज के लिए डाली वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी क्या ड्यूटी थी। इसमें एक केस ला है शशिधरा कुरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज नंबर 375। इस केस के फैक्ट्स हैं, नो पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस वर स्टेटेड इन द चार्ज, इट वाज हेल्ड दैट पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सो दैट द एक्यूज्ड मे मेक इफेक्टिव डिफेंस। अब यही चीज इसमें कह रहा है कि ऑफेंस, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, ये मैंडेटरी है। अगर कोई स्पेसिफिक नाम ऑफेंस का नहीं है तो आपको ऑफेंस के पर्टिकुलर दिया जाना जरूरी है कि उसके द्वारा क्या कारित किया गया है। तो दैट इज अबाउट दिस वन। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 says the law and section of the law against which the offense is said
to be committed shall be mentioned in the charge. Very important. किस प्रोविजन के तहत उसको आरोपित किया जा रहा है, वो कौन सा कानून है और उस कानून की कौन सी धारा है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने चर्चा की सेक्शन 184, सेक्शन 184 किसका? इंडियन पेनल कोड का। तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से एक्ट है, कौन सा लॉ है, लॉ का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसका सेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा कि उस सेक्शन उस लॉ के तहत ये अपराध किया गया है। अब वो कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से कानून हो सकते हैं? दैट मे बी आईपीसी, दैट मे बी SC/ST एक्ट, दैट मे बी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दैट मे बी द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लाइकवाइज। तो कहने का मतलब उस कानून का नाम और उसकी कौन सी धारा वो उसमें मेंशन करना आवश्यक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग पॉइंट नंबर 5, it is to be stated that all conditions required by the law to constitute the offense are fulfilled. All the conditions are fulfilled. offense के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती है उसका उसमें समावेश होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और भी दी है, वो आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब कि इट विल बी इन द प्रिसाइज फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म में होगा, लेकिन कंटेंट्स विल बी, ऑल कंटेंट्स विल बी देयर, कि वो अपराध जो किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण उसमें मेंशन किया जाना जरूरी है, जो ऑफेंस के लिए होता है। या कहने का मतलब ये है कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स और द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस, वो क्या क्या उसने पालना की है, वो क्या ऑफेंस किया है, वो उसमें होना चाहिए। नाउ टेक फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी की गई है, दैट ऑफेंस इज कवर्ड इन सेक्शन 379 ऑफ द आईपीसी। अब सेक्शन 379 आईपीसी यानी कि चोरी के ऑफेंस को करने के लिए व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स? उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट ये है थेफ्ट के लिए कि देयर मस्ट बी द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जो व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, दैट मस्ट बी देयर। नंबर 2, इट मस्ट बी द मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी द मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी होना जरूरी है। ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कुछ और भी चीज हो सकती है, टीवी हो सकता है, लाइकवाइज, ठीक है। देन टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर, टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर, that property is in the lawful custody of the owner of that property, और उस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति हटा रहा वहां से, तो that also must be there। तो कहने का मतलब है कि उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो भी फुलफिल होने चाहिए, और वो भी चार्ज में संक्षिप्त रूप में मेंशन किए जाएंगे कि आपने दुराशय से, विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, आपने उस व्यक्ति का मोबाइल उसके घर से चुराया, उसकी जेब में रखा था वो चुराया, उसकी टेबल से चुराया, लाइकवाइज। तो कहने का मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें समावेश होना आवश्यक है। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, दैट इज द चार्ज। नाउ व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द चार्ज? चार्ज की लैंग्वेज क्या होगी? तो द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो न्यायालय की भाषा होगी उसी में चार्ज उसको सुनाया जाएगा। वो कैसे? राजस्थान में वी यूज हिंदी, तो हिंदी में यहाँ चार्ज उसको सुनाया जाएगा, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर वो लोकल लैंग्वेज भी चलती है, इट मे बी कन्नड़, तेलुगु एंड ऑल। बंगाल में बंगाली हो सकती है। तो कहने का मतलब ये उस भाषा में उसको चार्ज सुनाया जाएगा जिस भाषा में वो आसानी से उसको समझ सके, या कह सकते हैं हम कि उस कोर्ट की क्या भाषा है उसी भाषा में चार्ज बनाया जाएगा। नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वन, इफ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, to enhance punishment, the fact that date and place of the previous conviction shall be stated in the charge। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आजकल क्या है कि आईटी का जमाना है, और जो अभियुक्त होते हैं उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड ऑल ओवर इंडिया यू कैन चेक। पुलिस के पास में इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि एनी पर्सन
if he has committed on any offense in any part of the India, उसका रिकॉर्ड अपने को मिल जाएगा उसमें। अब कहने का मतलब है कि some person is there, he has committed some offense in the Bangalore and he was convicted there for that offense, and now he has come to Jaipur. Here he has committed the another offense. That may be the one situation. Another situation may be that being in Jaipur itself, one offense was committed in some other police station. एक ऑफेंस उसने माणक चौक थाने में कमिट किया था, इसके लिए ही वाज कॉन्विक्टेड, उसको दोष सिद्ध किया गया था, और उसके कुछ दिन बाद में उसने एक दूसरा अपराध कर दिया, वो उसका जुरिडिक्शन हो सकता है सम अदर पुलिस स्टेशन, दैट में भी झोटवाड़ा, तो झोटवाड़ा में उसने दूसरा अपराध कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो पर्सन है, अगर ही हैज बीन प्रीवियसली कॉन्विक्टेड, अब यहाँ कॉन्विक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अगर कोई मुकदमा पेंडिंग है दैट विल नॉट बी कंसिडर, अगर केस कोई पेंडिंग है दैट हैज नॉट बीन एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट, उसका निर्णय नहीं हुआ है, तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, जिस मुकदमे में उसको सजा हो गई वही काउंट किया जाएगा। अब ये जो कह रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि चार्ज के अंदर अगर अधिकारी को ये मालूम चलता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी कोई इसी तरह का अपराध कारित किया है, तो उसका हवाला भी चार्ज में दिया जाएगा। That will be included in the contents of the charge. इसका बेसिक पर्पज ये है कि कई जगह हमने जो स्पेशल एक्ट है वहां भी हमने पढ़ा है, आईपीसी में भी हमने कई जगह पढ़ा है। दैट इज हाउ कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया और उसके तहत उसको 3 साल की सजा मिली। अब उसी में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफेंस के लिए अगर फर्स्ट ऑफेंस उसका है, देन ही विल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years। बट फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, अगर उसी तरह का उसने कोई और दूसरा अपराध कारित कर दिया, देन ही मे बी सेंटेंस टू मिनिमम 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दैट मे बी एक्सटेंड टू 7 years। ये रोहित ने डाला 75 आईपीसी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऑफेंडर है, पहले भी वो कॉन्विक्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका हवाला भी इसमें दिया जाएगा। तो जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है, ताकि उससे उसको दंडित किया जा सके। नो एक चीज मैं और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सेक्शन 211 हम चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन 211 इज एप्लीकेबल फॉर द वारंट केसेस। ये जो आरोप सुनाए जाते हैं लिखित में, ये वारंट केसेस के लिए एप्लीकेबल है, और सम्मन केसेस के लिए है, तो सम्मन केसेस के लिए उसको सिर्फ आरोप का सारांश सुनाया जाता है। अब जो सम्मन केसेस क्या होते हैं, जिनका समन ट्रायल होता है, द केसेस विच आर पनिशेबल फॉर द ऑफेंस दैट इज लेस देन 2 years, 2 साल से कम की सजा का जहां प्रावधान है वो सम्मन केसेस कहलाते हैं। 2 साल या उसके अधिक जो जिसमें सजा का प्रावधान है, दैट केसेस आर कॉल्ड एज द वारंट केसेस। तो जो वारंट केसेस होते हैं या जिनमें 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो उनके लिए ये चार्ज फ्रेम किए जाते हैं सेक्शन 211। और समन केसेस के अंदर मौखिक रूप से उस व्यक्ति को आरोप सुनाया जाता है। तो आप इसमें सेक्शन 251 भी काइंडली देख लेना, आप आगे भी हम चर्चा करेंगे, आगे आएगा सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी दैट सेज द सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। मौखिक रूप से आरोप सारांश उस व्यक्ति को सुनाया जाएगा। तो 240 में देखेंगे आप, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज दैट इज एप्लीकेबल सेक्शन 240 दैट इज फॉर द वारंट केसेज, एंड फॉर समन केसेज इट इज सेक्शन 251। तो ये बेसिक जो है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए या बेसिक उसका जो कंटेंट्स होने चाहिए चार्ज के, वो सेक्शन 211 में हमने ये देखा, ये बेसिक चीजें हैं। आगे सेक्शन 212 ये भी इसी के बारे में कह रहा है कि और क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। जो आरोप पत्र तैयार होगा उस आरोप पत्र में और क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। तो सेक्शन 212 सेज द पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यानी कि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का बारे में सूचना, समय के बारे में सूचना, जगह के बारे में सूचना, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा किस समय
बल्कि मैं कहूंगा तारीख भी होनी चाहिए, तारीख तो होती है खैर इसमें, कितनी तारीख को कितने समय कौन सी जगह किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या अपराध किया गया। ये जो इसका जो कंटेंट है उसी में मेंशन है। आगे ये कह रहा है द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, यानी कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसके अंदर समय और जगह का होना भी आवश्यक है कि किस समय पर उसके द्वारा वो अपराध किया गया है और कौन से स्थान पर किया गया है। तो टाइम ऑफ द ऑफेंस, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, तो प्लेस ऑफ द ऑफेंस मतलब इट इज द लोकेशन in the which locality that offense was committed by the accused. The next is the person against whom the offense was committed. Person against whom the offense was committed. So who is that person? He is the victim. कि इस व्यक्ति के साथ में ये घटना कारित की गई थी, तो उसका मैं हवाला भी दिया जाना चार्ज में आवश्यक है। Now next comes the things against whom the offense has been committed. The thing against whom the offense has been committed, यानी कि जिस चीज के बारे में, जिस वस्तु के बारे में अपराध कारित किया गया है उसका हवाला भी होना जरूरी है। That may be related to mobile. किसी ने मोबाइल चुराया तो मोबाइल चोरी उसका मेंशन करना पड़ेगा। किसी ने व्हीकल चुराया तो व्हीकल का नाम देना पड़ेगा कि आपने ये व्हीकल है इसी जगह से आपने चुराया। और जो हम देखते हैं लूट डकैती एंड ऑल, किसी महिला की चेन चुरा ली एंड ऑल, नेकलेस चुरा लिया एंड ऑल। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु के बारे में अपराध किया गया है तो उसका हवाला भी मेंशन किया जाना जरूरी है। तो दैट मीन्स अब इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस ये है कि एक तो कोर्ट की जानकारी में रहेगा कि ये अपराध इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। सिमिलरली इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मैटर। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो चेन चुराने का काम करता है, अगर इन चीजों का मेंशन नहीं किया जाएगा देन ही विल बी कंफ्यूज्ड कि वो जो मुकदमा उसके खिलाफ न्यायालय में चलाया जा रहा है, जो आरोप उसके खिलाफ सुनाए गए हैं, तो वो कौन से चेन चोरी के संबंध में है। हो सकता है कि उसने 10 दिन पहले कहीं और चोरी की हो, 20 दिन पहले कहीं और चोरी की हो। तो टू स्पेसिफाई द ऑफेंस, द बेसिक पर्पस इज टू स्पेसिफाई द ऑफेंस कि उस व्यक्ति के द्वारा इस तारीख को ये अपराध किया गया था, और इसके बारे में एक्यूज्ड है वो भी अवेयर रहेगा, कोर्ट को भी इसकी जानकारी रहेगी, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन फेस द ट्रायल ऑफ द केस। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने इसमें मेंशन किया है, इफ अ पर्सन इज चार्ज्ड विद द मर्डर, इफ अ पर्सन इज चार्ज्ड विद द मर्डर, the charge must specify the name of the victim. किस व्यक्ति की हत्या की गई है उसका हवाला देना भी बहुत जरूरी है, and the date and the place of murder. किस तारीख को किस समय कहां पर उसकी हत्या की गई है, तो that also must be mentioned. Now second part says when the accused is charged with the criminal breach of trust or dishonest misappropriation of the money or other movable property. ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमने पढ़ा, ये 405(6) आईपीसी में है, एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी दैट इन सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में आगे कह रहा है, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम described the movable property in respect of which the offense has been committed and the date between which the offense committed. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाली बात है। something is given as a trust, किसी व्यक्ति को कोई चीज है उसको दी जाए, पैसे ही मान लो उधार दिए उसको, ठीक है, now he misappropriate that one, या उसको वो कोई चीज दी गई है जिसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो करता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है, वो लौटाना नहीं चाहता, और लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं अमानत में खयानत, ठीक है। तो इस तरह का कोई अपराध कारित किया है तो वो भी उसमें मेंशन किया जाना जरूरी है। और इफ इट इज रिलेटेड टू सम एनी पिक्यूनरी डिस्प्यूट, अगर पैसे से कोई संबंधित मामला है तो वो पैसे का हवाला भी दिया जाना जरूरी है।
कि इस तारीख को 3 लाख रुपये मैंने आपको ये उसके द्वारा दिए गए थे, ठीक है, लेकिन आपने, आपकी नियत खराब थी, आपने मिसअप्रोप्रिएट किया, आपने अमानत में खयानत की और वो पैसे आपने नहीं लौटाए या उस वस्तु को आपने अपने यूज में ले लिया, तो वो चीजों का हवाला देना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें आगे और ये बता रहा है कि अगर कोई मनी ट्रांसैक्शन है तो वो मनी ट्रांसैक्शन है तो वो आपका पीरियड क्या था उसमें, यानी कि पीरियड ऑफ दैट ट्रांसैक्शन आल्सो शुड बी मेंशन्ड। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति, कोई वस्तु उस व्यक्ति को दी गई थी और उसको निश्चित समय में वो चीज लौटाई जानी थी लेकिन उसने नहीं लौटाई, तो दैट पीरियड आल्सो मस्ट बी मेंशन्ड। तो ये इसमें मेंशन किया गया है। आगे ये कह रहा है द चार्ज फ्रेम्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। ये 219 हम चर्चा करेंगे। ये जॉइंडर ऑफ चार्ज के बारे में कहता है कि अगर एक ही ट्रांसैक्शन के अंदर अगर 2 या 3 अपराध हुए हैं तो 1 साल की अवधि में हुए हैं तो उनका जो है चार्ज है वो कॉमन लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द जॉइंडर ऑफ द चार्ज। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे सेक्शन 219 के अंदर। आगे ये कह रहा है प्रोवाइडेड द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ सेक्शन 219 आल्सो, जो हमें दिग्विजय सर ने बताया था। तो 1 साल की अवधि में एक ही टाइप के अगर 3 ऑफेंस किए गए हैं और अगर ट्रांसैक्शन भी सेम है तो दैट विल बी ट्राइड टुगेदर। तो सेक्शन 219 में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। तो कहने का मतलब है कि अगर वो कॉमन चार्ज उसका बन रहा है तो उसका हवाला भी इसमें दिया जाना आवश्यक है कि इतनी तारीख को आपने ये ऑफेंस किया, इतनी तारीख को ये ऑफेंस किया, इतनी तारीख को ये ऑफेंस किया, लाइकवाइज। नाउ कमिंग टू सेक्शन 213। सेक्शन 213 ये कह रहा है व्हेन द मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, यानी कि उस अपराध को कारित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया, ये उसके बारे में बताता है। When the particulars mentioned under section 211 and 212, जो आगे हमने पहले चर्चा की सेक्शन 211 212 के बारे में, तो particulars mentioned there does not give the accused the sufficient notice of the matter with which he is charged, यानी कि फिर भी उसको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई ये कौन सा 211 212 में जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उससे ये साबित नहीं हो रहा है कि इसने कौन सा अपराध कब किया है। तो उसमें ये भी मेंशन किया जाना जरूरी है कि उस व्यक्ति के द्वारा या अपराधी के द्वारा उस अपराध को किस तरीके से किया गया था या किस पर्पज के लिए किया गया था, दैट आल्सो शुड बी मेंशन्ड इन द चार्ज। ये सेक्शन 213 कर रहा है। द चार्ज शैल आल्सो कंटेन सच पर्टिकुलर ऑफ द मैनर इन विच द एलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी कि वो जो अपराध किया गया था उसको किस तरीके से किया गया था वो भी उसमें मेंशन किया जाना जरूरी है। आगे एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया इसमें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, थेफ्ट नो मैनर, चीटिंग नो मैनर। कहने का मतलब है कि चोरी की गई थी तो किस तरीके से की गई थी। एक तो है कि उसको पता नहीं, कोई तो उसकी जानकारी में नहीं है, उसकी को कस्टडी में से कैसे ली, कोई दरवाजा तोड़ा उसका, या मान लो कोई जो उसके बैग में से निकाला, उसकी कार में से निकाला, तो ये मैनर भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपराध कारित किया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चीटिंग की थी तो क्या उसका मैनर क्या था, और थेफ्ट की थी, चोरी की थी, तो उसका मैनर क्या था। अब जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल कोट किया, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट को रोका, ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा था और उसको उसके कार्य करने से रोका। तो अब ये मेंशन करना जरूरी है कि वो कौन सा पब्लिक सर्व कौन सा कार्य कर रहा था और उस कार्य के अंदर अवरोध पैदा किया गया, तो दैट इज मैंडेटरी। दैट इज हाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ही कम्स ऑन द स्पॉट, जहां पर घटना स्थल है, जहां पे अपराध कारित किया गया, वो मौके पर आता है। अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन किया गया है
तो ये मेंशन करना उसमें जरूरी है कि सो एंड सो अन्वेषण अधिकारी मौके पर अन्वेषण के लिए गया, तो वहां पर उसको रोक करके उसका कार्य में बाधा डाली गई, तो ये मेंशन करना जरूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल, कई लोग बिल जमा नहीं कराते बिजली के, मेरे पड़ोस में भी रोज उसके चक्कर लगा रहे हैं लोग बाग। तो वो क्या है कि आदमी परेशान हो गया है कि भाई बिल जमा नहीं हो रहा, कनेक्शन काटने आ रहा है वो। अब वो जैसे ही कनेक्शन काटने आता है तो 2-4 लोग निकल के अपना उसको पीटने पे आतुर हो जाते हैं, बोला तू कैसे कनेक्शन काटेगा हमारा, ये करेगा वो करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो राज कार्य कर रहा है, ही इज द ऑथोराइज्ड टू डिस्कनेक्ट द कनेक्शन, तो उसको बाधा डाली जा रही है उसके कार्य के अंदर। तो ये मेंशन करना जरूरी है कि सो एंड सो व्यक्ति मौके पर गया विद्युत का कनेक्शन विच्छेद करने के लिए, लेकिन उसको नहीं करने दिया गया, उसके साथ में मारपीट की गई, अवरोध किया गया, तो ये चीजें इसमें आती है। तो कहने का मतलब है द मैनर ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी मेंशन्ड, दिस वॉन्ट बी सफिशिएंट, कि उस आदमी को कार्य करने से रोका गया, दैट इज गिवन इन दिस वन। नाउ कमिंग टू सेक्शन 214 214 कह रहा है द वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। Words in charge taken in sense of law under which offense is punishable. In every charge, word used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them, respectively by the law under which such offense is punishable. ये थोड़ा समझने वाली बात है। 214 ये कह रहा है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को इस अर्थ में उपयोग में लाया समझा जाएगा जो अर्थ उसे विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन अपराध दंडनीय है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने चर्चा की चोरी की। सेक्शन 378 डिफाइंस द ऑफेंस। सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डिफाइंस द ऑफेंस, कि वो ऑफेंस क्या है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आपने कस्टडी से उसको निकाल लिया, उसको मूव कर दिया, तो दैट इज द डेफिनेशन। बट सेक्शन 378 जो चोरी का अपराध है उसको पनिशमेंट किया जाएगा सेक्शन 379 के अंदर। तो कहने का मतलब है कि चार्ज में जो धारा लगाई जाएगी वो चार्ज में धारा 379 लगाई जाएगी, यानी कि पनिशमेंट की धारा लगाई जाएगी। ये सेक्शन 214 यही कर रहा है। हालांकि शब्दों का थोड़ा मकड़ जाल है, आपको आसानी से समझ में नहीं आए। तो कहने का मतलब यह है, अब जैसे डिफाइन किया कल्पेबल होमिसाइड को 299 में, मर्डर को डिफाइन किया सेक्शन 300 में, 300 में, लेकिन जो उसका पनिशमेंट है तो कल्पेबल होमिसाइड विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 299 इट विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 304। सिमिलरली offense of murder which is described in section 300, for that offense the punishment will be under section 302। तो ये कह रहा है कि जो चार्ज लगाया जाएगा, चार्ज में जो पनिशमेंट वाली धारा है वो मेंशन नहीं की जाएगी, न कि वो धारा जिसमें अपराध का विवरण दिया गया है। तो ये सेक्शन 214 यही कह रहा है इसमें। तो अभी टाइम शॉर्ट होगा तो मैं राजेश जी से कहूंगा कि चार्ज का थोड़ा एक मैं आइडिया बता दूं लोगों को, चार्ज कैसे फ्रेम होता है। तो मैंने नोट्स के लास्ट में शेयर किया है मैंने, तो काइंडली राजेश जी वो बता दें, फॉर्म है इसमें चार्ज का। तो मित्रों मैं बताऊं आपको कि आजकल डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जुडिशरी में। अब उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक 2 लाइन की प्रॉब्लम दे दी कि सेक्शन 406 और सेक्शन 420 के अंदर आप आरोप पत्र तैयार करो। राजेश जी ये नोट्स के लास्ट में दिया हुआ है, काइंडली। वर्मा जी कर रहा हूं। राइट सर। तो देखो मैं बताऊं कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मित्र मेरे प्रैक्टिस में हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोज आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, और ऑफन आती है ये कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसमें कहा जाएगा कि आप चार्ज फ्रेम करो। तो ये इसका फॉर्मेट है, आप इसमें देखें, आपको विजिबल होगा, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं इसको आपको शेयर भी कर दूंगा। तो आप स्क्रीन पर देखें, इसमें स्क्रीन पे सबसे ऊपर लिखा है न्यायालय का नाम।
न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मैंने आगे नंबर मिटा दिया, ठीक है। जयपुर महानगर, ये कोर्ट का नाम आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक हेड वाला है, एक ही शीर्ष वाला है, ये आरोप है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, और ये दो या दो से अधिक शीर्ष वाले हैं, यानी कि 2 या 3 धाराएं उसमें है, तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो अब इसका हेडिंग आ गया कि ये जो आरोप पत्र है ये कौन सा वाला है, ये है 2 या 2 से अधिक शीर्षक वाले आरोप, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा धाराएं इसमें इंक्लूडेड है। नाउ आगे है केस का टाइटल, सरकार बनाम सुमेर सिंह वगैरह, प्रकरण संख्या सो एंड सो। अब कौन कौन से आप ऑफेंस है जो उसके खिलाफ उसका विवरण दिया गया है। 420 चीटिंग, 467 फोर्जरी, 468 ये फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, एंड 120B दैट इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ये हमने देखा था कि 120B वहीं लगता है जहां पर एक से ज्यादा अपराधी होते हैं। अब इसमें मजिस्ट्रेट है, वो आरोप सुनाता है, तो मजिस्ट्रेट का नाम आएगा ऊपर, ठीक है। अब इसमें लिखा है मैं, आगे मैंने इसमें मिटा दिया, इसमें अधिकारी का नाम आएगा, पद नहीं आएगा, पहले नाम आएगा, सो एंड सो। पद RJS, डेजिग्नेशन अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर, ये इसमें आ गया। अब उसके बाद में फिर एक्यूज्ड है, उसके डिटेल आएंगे। एतद द्वारा यहां पर नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, देन उसकी उम्र आएगी, उसकी जाति आएगी और उसका निवास आएगा। उसके बाद में मजिस्ट्रेट ये लिखता है पर निम्न आरोप लगाती हूं, ये इसका फॉर्मेट है। अब आरोप कौन कौन से हैं। पहला आरोप है धारा 420 भारतीय दंड संहिता। अब इसमें क्या क्या चीज आ रही है, थोड़ा गौर करने वाली बात है जो हमने 4 सेक्शन में पढ़ी है। आपने परिवादी के साथ, परिवादी कौन है, विक्टिम, विक्टिम के साथ धोखाधड़ी के आशय से दिनांक 12/1/2014 को, अब परिवादी का नाम आएगा। अब ये परिवादी का नाम, यहाँ पर एक बहुत ऊंचे अधिकारी हैं अभी वो, तो इसलिए मैंने नाम मिटा दिया इनका, इज ADM नाउ। परिवादी के समक्ष फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र धोखाधड़ी के आशय से प्रस्तुत कर उसे शपथ पत्र तस्दीक करने हेतु बेईमानी पूर्वक आशय से उत्प्रेरित कर ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। प्रसंज्ञान कोर्ट ले चुकी है, 4 सेकंड स्टेज है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें सारा विवरण आ गया, इसमें दिनांक आ गई है, परिवादी का नाम आ गया इसके अंदर। अब चूंकि 420 डील करती है धोखाधड़ी को, तो धोखाधड़ी भी आ गई इसके अंदर। अब धोखाधड़ी कैसे की, धोखाधड़ी चीटिंग 420 ही कैसे की, तो उसका विवरण मैनर भी मेंशन करना जरूरी है। वो मैनर बता दिया कैसे, फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र धोखाधड़ी के आशय से प्रस्तुत कर उसे शपथ पत्र तस्दीक करवाने हेतु बेईमानी पूर्वक आशय से उत्प्रेरित कर ऐसा अपराध कारित किया। उनको इंड्यूस किया, यानी कि कोई फर्जी प्रमाण पत्र था और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एक शपथ पत्र बनवाना था उसको, क्योंकि नौकरी के लिए जाना था उसको। तो उसमें शपथ पत्र में ये कंटेंट्स थे कि ये जो मूल निवास, ये प्रमाण पत्र बनाया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये इसी कार्यालय के द्वारा बनाया गया था। इस आशय का शपथ पत्र उसको लगाना था, लेकिन बाद में जब वेरीफाई हुआ ये, तो बाद में वो पकड़ा गया। तो ये आ गया 420 का। अब 471 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का, अब इसमें धारा भी आ गई, सेक्शन भी आ गया, धारा, सेक्शन और कौन सा एक्ट है, एक्ट का नाम आ गया भारतीय दंड संहिता। आगे कह रहा है ये आपने उपरोक्त वर्णितानुसार फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र को शपथ पत्र को तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत कर असली के रूप में काम में लेकर ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत दंडनीय है, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है। अब 471 IPC क्या है, यूजिंग द फोर्स्ड डॉक्यूमेंट एज द जुनाइन वन, यानी कि जो कूट रचित दस्तावेज है उसको असली के रूप में प्रयोग में लेना, वो 471 है। तो कूट रचित क्या था, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके आधार पे आप क्या बनवा रहे थे, शपथ पत्र। तो कूट रचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रस्तुत कर आप धोखाधड़ी कर रहे थे, तो वो इसमें ये आ गया 471। नाउ कमिंग टू 467,
467 सपठित धारा 120 भी भारतीय दंड संहिता। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि 467 के साथ में 120B क्यों लगाई है यहाँ पर, और नीचे 468 के साथ में 12B क्यों लगाई है। चलो मैं बता ही देता हूं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आई टेक परमिशन फ्रॉम द टाइमर फॉर अनदर 5 मिनट्स। अब 467 को आप ध्यान से देखें। इसमें आपने अन्य सह अभियुक्त गण के साथ मिलकर उपरोक्त वर्णितानुसार फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र की कूट रचना कर ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 467 सपठित धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। ठीक है, अब इसको आरोपित किया जा रहा है 467/120, यानी कि कूट रचित दस्तावेज की रचना करना। अब ये आरोप पत्र जब पेश किया गया तो आरोप पत्र पेश किया, उस समय एफएसएल की रिपोर्ट आ गई थी, और एफएसएल की रिपोर्ट के ऊपर जो फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र था, उस प्रमाण पत्र की जो राइटिंग थी, उन 3 अभियुक्त थे, उनमें से एक अभियुक्त की मैचिंग हो गई थी उसमें। ठीक है, तो एक अभियुक्त था, उसके विरुद्ध तो मूल आरोप लगाया जाएगा कूट रचना का, लेकिन दूसरे लोग हैं उनके साथ में 120B लगाई जाएगी, यानी कि जिसने कूट रचना की वो हो गया सेक्शन 467, वो तो मूल अपराधी है। लेकिन 120 जो को एक्यूज्ड उसके साथ में, तो सेक्शन 120 में उनको को एक्यूज्ड माना जाएगा, दैट दे वर इन्वॉल्वड इन दिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो कहने का मतलब है कि 467 रीड विद सेक्शन 120, यानी कि दस्तावेज की कूट रचना की और 120 लगाया, इसका मतलब दैट इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपने षड्यंत्र पूर्वक वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। सिमिलरली आ रहा सेक्शन 468 सपठित धारा 120B भारतीय दंड संहिता, आपने अन्य सह अभियुक्त के साथ षड्यंत्र रचकर, षड्यंत्र आ गया 120B, उपरोक्त दिनांक से पूर्व किसी समय उपरोक्त अनुसार फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र की कूट रचना परिवादी के साथ। अब ये जो फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये पहले बैकडेट का बना हुआ था, और इस प्रमाण पत्र के आधार पर वो शपथ पत्र तस्दीक करवाने आया था। कूट रचना परिवादी के साथ धोखाधड़ी करने के आशय से कर ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 468 सपठित धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। अब कहने का मतलब 468 क्या है? चीटिंग फॉर फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, यानी कि चीटिंग के उद्देश्य से अगर कोई डॉक्यूमेंट की कूट रचना की गई है तो दैट इज कवर्ड इन सेक्शन 468। 3 साल की सजा का प्रावधान है। 467 में उम्र कैद तक हो सकती है। 471 अगेन 3 इयर्स। अब आगे 120B लगा रहा है, ये 5वां जो धारा है, आपने सह अभियुक्त के साथ उपरोक्त दिनांक से पूर्व किसी समय उपरोक्त अनुसार आपराधिक षड्यंत्र कर ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध है। अब 120B में इसको अलग से आरोपित किया जा रहा है, तो ये इसमें आ गया, और ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। अगर आपको याद हो, आईपीसी हमने पढ़ा था, सेक्शन 120 ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, लेकिन सेक्शन 34 है जो कॉमन इंटेंशन वाला, वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं है। ये हमने बड़ी काफी चर्चा की थी इसके बारे में जब हमने आईपीसी पढ़ा था। यानी कि सेक्शन 34 को अकेले नहीं लगाया जा सकता, तो ये इसके बारे में दिया है। तो अब ये 5 धाराओं में इसको आरोपित किया गया है। आगे नीचे मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर होंगे, आप देख सकते हैं इसमें। आगे नीचे और सील मोहर भी होगी। अब उसके बारे में ये आरोप उसको सुनाया जाता है कोर्ट के समक्ष। नंबर 1 आपके खिलाफ ये आरोप पढ़ के सुनाया जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो क्वेश्चन क्या होंगे? अभियुक्त का प्रतिकथन। पहला ये है, पहला क्वेश्चन, आरोप आपको सुनाया व समझाया गया, उसको सुनाया भी गया, समझाया भी गया, क्या आप समझ गए कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है? अब वो स्वीकृति देगा कि मैं समझ गया कि मेरे द्वारा ये अपराध किया गया था, वो समझ गया और चार्ज के कंटेंट से वो संतुष्ट है, तो वो कहेगा कि हाँ जी मैं समझ गया। अब सेकंड ऑप्शन उसको कोर्ट कहती है, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं या अन्वीक्षा चाहते हैं?
कहने का मतलब है अगेन कन्फेशन, भाई आपके खिलाफ मेन रूप से ये आरोप है, आप कन्फेस कर रहे हैं कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने अपराध कारित किया है। और अगर आप इनको स्वीकार नहीं कर रहे तो वो कहे तो क्या आप ट्रायल चाहते हैं? अन्वीक्षा मतलब ट्रायल होता है, आप अन्वीक्षा चाहते हैं। तो वो जवाब दे रहा है कि मेरे को आरोप अस्वीकार है, मेरे को जिन धाराओं में आरोपित किया गया है वो जो आरोप है वो पूरी तरह से अस्वीकार है और मैं अन्वीक्षा चाहता हूं, मैं ट्रायल चाहता हूं। तो मित्रों मेरे को लग रहा है कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप अपने स्तर के ऊपर एक मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि आप सेक्शन 211 देखें। आप सेक्शन 211 में इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इसके अंदर ABCD 4 हैं इसके अंदर। सेक्शन 213 में इसमें भी 5-6 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। सेक्शन 214 के अंदर ये अभी इसी में है। सेक्शन 211 और 213 इसमें जो ऑफेंस है इनके बारे में आप चार्ज बनाएंगे। एक तो सिंगल हेड वाला चार्ज बनाएंगे और एक 2 एंड मोर हेड वाला आप चार्ज बनाएंगे। इसमें धाराएं भी लिखी हुई है। तो आप ये चार्ज फ्रेम करके, किसी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, आप उसको ब्लैंक छोड़ देना, XYZ ABCD कुछ भी कर देना, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट के अंदर बनाना है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो यह है कि आपको चार्ज बनाना आ जाएगा, ठीक है, कि चार्ज कैसे फ्रेम किए जाते हैं, और ये बड़ा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। और दूसरा जो धाराएं हैं वो धाराएं आपको याद हो जाएंगी कि IPC की कौन सी धारा में बनाया जाता है। तो ये आपका असाइनमेंट है कि आप कम से कम 2 चार्ज आज बनाएंगे। एक सिंगल हेड वाला चार्ज बनाएंगे और एक 2 और मोर हेड वाला आप चार्ज बनाएंगे। और आपके लिए फॉर्मेट मैंने दे दिया, दिस विल बी हेल्पफुल, एंड मैं इसको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू डॉक्टर राजेश मेटी। Thank you, Verma ji. Such a wonderful manner you put all the things. I think that all of you are agree with me. आप सब लोग सहमत होंगे। और ये असाइनमेंट आपके ऐप पर आ गया है, आ जाएगा आज। ऐप पर आपको अपना चार्ज बनाकर अपलोड करना है, वहाँ अपलोड की फैसिलिटी है। तो आप ये फाइल अपलोड करेंगे और मौका मिला तो हम क्रॉस चेक करेंगे एक दूसरे को, यानी एक का चार्ज दूसरे के पास, दूसरे का चार्ज तीसरे के पास, वो उसको इवेल्युएट भी करेगा। मेरा मानना, सहमत है आप शायद मेरी बात से? काइंडली स्विच ऑन ऑल ऑफ यू वीडियो प्लीज, वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। जी सर। तो हम एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे मित्रों, यानी एक दूसरे के अपडेशन या उसको ये बताएंगे कि आप इसको यदि इस तरीके से कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो आपको अपना जो ऐप है इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का, उस पर प्लस अपना ग्रुप है, दोनों में डालना है। अनिरुद्ध कुछ कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? अनिरुद्ध बोले। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें जो ये लिखा हुआ है कि जब 2 हेड्स आते हैं तो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि पहला हेड कौन सा होगा और सेकंड हेड और थर्ड हेड कौन सा होगा? वर्मा सर रुके एक सेकंड, मैं दूसरे लोगों से पूछ लूं ये क्वेश्चन। अनिरुद्ध का ये क्वेश्चन है कि भाई ये तो एक हेड में चार्ज हो सकता है या एक से अधिक हेड में चार्ज हो सकता है? 2 ही है ना हमारे यहाँ, ऐसा ही तो लिखा गया, मोर देन 1 हेड। अब अनिरुद्ध कह रहे हैं ज्यादा भी हो सकता है। हाँ ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 1 हेड। अब अनिरुद्ध पूछ रहे हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा। चलिए गणेश कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर, गणेश बोले। सर मैं दूं इस चीज का जवाब? जी 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 दीजिए। जी सर, जैसे ऑफेंस की सीक्वेंस होती है उस हिसाब से, जैसे कि कोई घर में घुसा, उसने पहला तो उसने घर में घुसने का अपराध किया, तत्पश्चात चोरी की, फिर कोई उसको अपनी चोरी को बचाने के लिए कोई घर वाला उसके आड़े आता है, तो बाद में उसके साथ मारपीट की। तो पहले तो वो घर में घुसने का अपराध उसमें लगेगा, फिर बाद में चोरी का अपराध उस पर लगाया जाएगा, फिर बाद में देन मारपीट करने का अपराध लगाया जाएगा। ये इस तरह सीक्वेंसली अपराध के सीक्वेंस में वो उसको चार्ज लगाया जाएगा, मेरा ये कहना। अगर कोई इसमें हो तो मुझे करेक्ट करें, कोई कमी रही हो तो फुलफिल करें। Anirudh, are you agree with the answer of Ganesh? Yeah. Anyone would like to add something else? गणेश ने बहुत बढ़िया आंसर दिया कि जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है उसके अकॉर्डिंग की चार्ज फ्रेम होगा। और आज देखिए क्या हाइप है आज अपने पढ़ने का। वर्मा सर पूरा वो लेके आए आपके पास पूरा प्रोफार्मा।
और मेरा ये मानना है कि कम से कम 2-2 बार जरूर लिखना चाहिए, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, आपको ऐसे कैसे चार्ज कैसे फ्रेम होता है वो दिखने लग जाएगा सामने। और एक दूसरे को जब हम चेक करेंगे, है ना, 7 दिन का समय लेंगे, फिर हम सुनेंगे भी कि सर ये राजकुमार जी ने चार्ज बनाया था सर, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन मेरे अनुसार क्या सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, या किसी के चार्ज का सर ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हमें ये चार्ज 211 से लेकर जो 217 तक बातचीत थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकली आता है। आप जब मेंस के पेपर देंगे मित्रों, तो वहां बहुत बार ये पूछा गया है। तो वर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बड़ा साधुवाद कि आज आपने जो हमें एक दी, ऐसा दिग्विजय सर ने पहले भी किया, एक फाइल पर बहुत गहराई से डिस्कस किया है कि कैसे पंचनामा बनता है, कैसे क्या होता है। उमेश ने भी एक बार चर्चा की है इस विषय को लेकर, तो हमारे यहाँ ये फायदा है। चलिए, कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई पूछना चाह रहा हो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई क्वेश्चन हो? चलो अभी, हाँ उमेश बोले, हाँ उमेश बोले, थोड़ी आवाज धीमी आ रही है, माइक को पास में ले लो। उमेश बोले। सर मैं ये प्री चार्ज, हाँ, प्री चार्ज और पोस्ट चार्ज कल बात रह गई थी आपकी, कल के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर विक्रम जरा खोलना अपना मोबाइल पे, पॉसिबल है क्या विक्रम आपके पास, या प्रॉब्लम रहेगी मैं देखूं? हेलो, हाँ बोलो उमेश। शेयर कर रहा हूँ सर चैट में वहाँ पे। आवाज आ रही है मेरी? अरे आ रही है आपकी आवाज, वो तो माइक की गलती है, नहीं आपकी आवाज कौन रोक सकता है। सर वो मैं प्री चार्ज और मैं शुरू कर देता हूँ तब तक। हाँ वर्मा सर, एक सेकंड बोल दे उमेश, बस हाँ उमेश बोलो। प्री चार्ज और पोस्ट चार्ज वाला वो समझाए सर, वर्मा सर से आग्रह है। परिवार से स्टार्ट करें सर भाई, कैसे होगा? हाँ, परिवार से चालू करें। शुरुआत से आगे जैसे ही परिवार किया तो कब प्री चार्ज होगा, प्री चार्ज में क्या जिरह होती है क्या, फिर जिरह होती है तो क्यों होती है, प्रसंग आगे वो स्टेजेस मेरे समझ में कम आती है सर। वर्मा सर ले लें जरा जल्दी से, अनम्यूट कर लें वर्मा सर, आप अनम्यूट कर लें वर्मा सर, वर्मा सर अनम्यूट। देखो 202 पे हम चर्चा करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। किसी साथी का सवाल था 155(2), 156(3), 173(2), 173(8) एंड 202 सबसेक्शन 1। तो ये है, लेकिन जो मैं पहले इसका जवाब दे देता हूं उमेश जी के क्वेश्चन का। एनी मैटर विच इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेस ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट के आधार पर कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और न्यायालय उस मुकदमे का प्रसंज्ञान ले लेता है, इन्वेस्टिगेशन उस मुकदमे का नहीं करवाता, ठीक है। और उसके बाद में वो एक तो ये स्टेज होगी, प्रसंज्ञान ले लिया उसने, कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस से नहीं करवाया, नंबर 1। सेकंड स्टेज ये आती है कि एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद में that may be either through the section 156(3) और मे बी डायरेक्टली कि पुलिस ने अपने आप ही स्वतः ही कोई एफआईआर दर्ज की विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो एफआईआर के आधार पर जब चार्जशीट सबमिट हुई कोर्ट के समक्ष अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, उसमें क्या हुआ कि चार्जशीट में उन्होंने एफआईआर लगा दी। अपन चार्जशीट तो नहीं कहेंगे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, फाइनल रिपोर्ट अपन कह सकते हैं। पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी कि कोई मामला बनना नहीं पाया जाता है। तो एक सिचुएशन क्या हो गई कि पुलिस ने एफआईआर लगा दी और कोर्ट के अंदर एफआईआर पेश कर दी। दूसरी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो विक्टिम है, विक्टिम के पास ये ऑप्शन रहता है कि विक्टिम उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। विक्टिम ने एफआईआर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद में फिर कोर्ट है उसको एग्जामिन करेगी अंडर सेक्शन 202
सॉरी सेक्शन 200 के अंदर प्रोटेस्ट पिटिशन के आधार पे विक्टिम को एग्जामिन करेगी कोर्ट, और अगर कोई एविडेंस वो पेश कर रहा है, कोई विटनेसेस, तो उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है। अब हम उसके पार आ गए कहां पर कि कोई मुकदमा डायरेक्ट न्यायालय में संस्थित हुआ और न्यायालय ने 200 के बयान लेके जांच करके और उसको प्रसंज्ञान ले लिया। ठीक है। अब प्रसंज्ञान दोनों कंडीशन में मान लो हो गया, परिवाद पेश हुआ सीधा न्यायालय में तो वहां भी प्रसंज्ञान हो गया, और एफआर में प्रोटेस्ट के आधार पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान ले लिया। अब ये दोनों एट पार आ गए। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगी कि पहले उसको तलब करेगी, प्रोसेस इश्यू करेगी अंडर सेक्शन 204। मुलजिम वहां पर आ गया, मुलजिम आने के बाद में न्यायालय क्या करेगा कि सीधा उसको चार्ज नहीं सुनाएगा इन दोनों केसेस के अंदर। यानी कि एफआर खोलने के बाद में प्रसंज्ञान हुआ उस केस में, और जो डायरेक्ट परिवाद के आधार पर जो प्रसंज्ञान हुआ उस दोनों केस के अंदर। तो इन दोनों केसेस में ये चार्ज सुनाने के पहले कोर्ट है वो पहले प्री चार्ज एविडेंस लेगा। ये दोनों तरह के मैटर में कोर्ट पहले प्री चार्ज एविडेंस लेगा, और प्री चार्ज एविडेंस के अंदर एक्यूज्ड जो ऑलरेडी अपीयर हो गया, उसको समन किया गया है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का भी अधिकार रहेगा। यानी कि जो पोस्ट चार्ज एविडेंस होती है वो सिमिलर टाइप की एविडेंस है, वो प्री चार्ज भी होगी, और प्री चार्ज एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में अगर कोर्ट, फिर उसके बाद में फिर चार्ज आर्गुमेंट होगा, और चार्ज आर्गुमेंट के दौरान अगर कोर्ट को ये लगता है कि कौन कौन से ये मामला बनता है नहीं बनता है, तो उस स्टेज पे कोर्ट है तो चार्ज के स्टेज पे मुलजिम को डिस्चार्ज भी कर सकता है, और या फिर वो एप्रोप्रिएट धाराएं उसके अंदर वो चार्ज भी प्रोनाउंस कर सकता है। और फिर चार्ज सुनाने के बाद में दोबारा फिर वो पोस्ट चार्ज एविडेंस होगी, वो भी उसमें लीड होगी। अब पोस्ट चार्ज एविडेंस के दो रीजन है इसमें। नंबर एक तो रीजन ये है कि हम ये ट्रीट कर सकते हैं कि प्री चार्ज एविडेंस इज एज गुड एज द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। अब उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि दैट विल बी सीन इन द पोस्ट चार्ज कंडीशन। एक चीज इसमें और भी है कि प्री चार्ज एविडेंस के अंदर जिन आरोपों के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं या जिनमें प्रसंज्ञान लिया गया है, तो उन आरोपों के बारे में वो एविडेंस आ रही है प्री चार्ज एविडेंस। लेकिन हो सकता है कि आफ्टर द एविडेंस कोर्ट को ये लगे कि नहीं, इस धारा के अंदर ये ऑफेंस नहीं बनता, ये दूसरी धारा में बनता है। तो प्री चार्ज एविडेंस के आधार पर जो कॉग्निजेंस लिया है उन धाराओं में कोर्ट है वो परिवर्तन भी कर सकती है। तो एक दूसरा कारण इसका ये भी हो गया कि जो चार्ज प्रोनाउंस किया गया है, उस चार्ज के अंदर जो धाराएं अधिरोपित की गई हैं उनके आधार पर दोबारा एक बार और एविडेंस हो। तो कहने का मतलब प्री चार्ज एविडेंस भी होगी इसमें, और चार्ज फ्रेम करने के बाद में पोस्ट चार्ज एविडेंस भी होगी, जो यूजुअली होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए वर्मा सर, बहुत इसमें और किसी को कुछ ऐड करना है? वर्मा सर ने बात। हेलो। हाँ भारत जी बोले। हेलो हेलो जी सर। हाँ बोले भारत जी। सर एक बात और पूछना चाह रहा था इसमें कि जो एविडेंस होता है उसमें प्री चार्ज में, तो उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो क्या वो भी प्रदर्शित कराए जाएंगे उसमें, या पोस्ट एविडेंस के बाद करवाएंगे? पोस्ट कॉग्निजेंस पोस्ट को देखो पारस जी, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है जी। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सवाल पूछे जाएंगे उस डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्यूमेंट मुकदमे से आधारित हैं और जिनको पार्ट बनाया गया है, तो उसको फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, फिर कौन से डॉक्यूमेंट में क्या है, तो उसमें भी मार्का लगेगा। कहने का मतलब वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे, प्रदर्शित होंगे, तो वो प्रदर्शित होंगे डॉक्यूमेंट। प्री चार्ज एविडेंस में भी वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे। जी ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जी, थैंक्स सर। और एक दूसरा कल क्वेश्चन डाला था मैंने सर। हाँ, क्या ले लें उसको? क्या क्वेश्चन था? उसमें था ये 204 की पालना में जो साक्ष्य सूची पेश करते हैं। हाँ, तो अगर साक्ष्य सूची पेश नहीं की गई है
तो क्या वो कौन कौन से गवाह पेश कर सकता है या नहीं कर सकता, और सम्मन वारंट जारी कर दिया अभियुक्त के विरुद्ध बिना साक्ष्य सूची पेश किए, तो क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसकी वैधता क्या है? हाँ देखो, मैं इसमें निवेदन करूं आपसे, ये एक्ट में प्रोविजन दिए हुए हैं, सेशन 204 में बताया था, दिग्विजय सर ने बताया था कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस उसको पेश करना जरूरी है बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोसेस, और ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये तो मैंडेटरी है कि उसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो पेश करनी है। नाउ फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑफ विटनेसेस पेश नहीं की, न्यायालय ने भी क्या उसको ओवरलुक कर दिया और प्रोसेस इश्यू हो गया और वो एक्यूज्ड कोर्ट के सामने उपस्थित हो गया, ठीक है। अब उपस्थित होने के बाद में अगर जब भी कोर्ट की जानकारी में ये चीज आती है, ठीक है, तो वो क्या है कि बाद में भी उसको पेश कर सकता है। कोर्ट उसको वार्निंग देगा कि भाई आपने ये पेश नहीं की, सूची पेश करो आप। और जो केसेज मैंने चर्चा की आपसे अभी कि ये चार्ज वाली जो बात मैंने बताई आपको कि जो क्रिमिनल केसेज होते हैं वो स्टेट के नाम पर ये किए जाते हैं, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, स्टेट वर्सेस सो एंड सो। तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट कंप्लेंट है उसमें भी, और जो एफआईआर लगने के बाद में प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर जिसमें कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है, तो दोनों कंडीशन के अंदर एक प्रोविजन और भी है कि जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट उस केस के लिए ये ऑथराइज करेगा, ये मेंशन करेगा, जो चार्ज, जो प्रसंज्ञान का ऑर्डर है उसमें मेंशन करेगा कि इस प्रकरण की पैरवी सरकारी वकील या एपीपी के द्वारा की जाएगी। और कई केसेज में वो नहीं करता, जैसे मैं डील करता हूँ प्रोविडेंट फंड के केसेज, वो स्पेशल एक्ट के केसेज हैं, तो कई जगह कोर्ट ये भी कह देती है कि नहीं, इसमें तो जो पीएफ के जो प्राइवेट वकील होंगे वही पैरवी करेंगे। तो एक चीज इसमें और मेंशन की जाती है प्रसंज्ञान आदेश में कि इस प्रकरण की पैरवी है वो उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। और लीगल और इलीगल की बात तो ऐसा उमेद जी कि हम तो आपका बर्डन हल्का करते हैं, बट इट इज लीगल क्योंकि स्टेट का जहाँ नाम लग गया ना, जहाँ स्टेट वर्ड आ गया, देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो देयर द स्टेट लगते ही प्रोसिक्यूशन कौन है, प्रोसिक्यूशन मतलब ये स्टेट केस हो जाता है। तो जो प्रोसिक्यूशन अधिकारी हैं, मेरे लर्नेड मित्र हैं, उमेश जी हैं, दिग्विजय है, गिरधारी जी हैं, तो इनकी ड्यूटी बन जाती है। एनीवे, अब जो क्वेश्चन है वो, नहीं सर, ये क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। देखो, गवाह सूची के अंदर क्या है कि कानून व्यवस्था भी थोड़ी लिबरल है। बाकी मैं बताऊं कि फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उसके लिए ये जो सूची गवाह है ये मैंडेटरी है, तो ये लेटर स्टेज पे भी पेश की जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी अगर गवाह सूची पेश नहीं की जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर कोर्ट को पावर है कि वो उसको अभियुक्त को डिस्चार्ज भी कर सकता है। अब जैसे आप तो एडवोकेट, आप प्रैक्टिस करते होंगे, सिविल के अंदर मैं आपको बताऊं, सिविल में ये प्रोविजन बना रखा है कि 90 दिन के अंदर जवाब दावा पेश होना चाहिए। और 90 दिन का टाइम वो एट वन स्टेज ये नहीं दिया जाएगा, पहले 30 दिन दिया जाएगा, फिर उसको बढ़ा के दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 90 दिन। लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि कई लोग हैं 1-1 साल तक अपना जवाब पेश नहीं करते। अब वो पॉइंट पे आ रहा हूं, जो क्वेश्चन आपका है, एक केस में मैंने देखा, एक बैंक का केस था मेरे साथी का, विजय सिंह मेरे मित्र हैं, तो कोर्ट ने उनको बार बार कहा, वसूली का दावा था, तो कोर्ट ने उनको बार बार कहा कि भाई आप इसकी पालना करो। जो चस्पानगी वाली होती है ना, वो इसकी अखबार में पब्लिश कराने वाली ऑर्डर 5 रूल 20, आपने पढ़ा हो ऑर्डर 5 रूल 20 सीपीसी। अब उनके पास एड्रेस नहीं था और कोर्ट ने कई बार कहा भी आप इसकी चस्पानगी करो अखबार के थ्रू, उन्होंने नहीं की। तो एक अधिकारी थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने पहले वार्निंग दी, दूसरी बार में ऑर्डर शीट ड्रा कर दी, तीसरी बार के अंदर उन्होंने मुकदमे को खारिज कर दिया। तो प्रोविजन तो है इसमें, बट वी आर लिटिल बिट लिबरल। कोर्ट हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर। चलिए, थैंक्स अ लॉट वर्मा सर। अभी बहुत सारी बातचीत इस विषय पर बाकी होगी, लेकिन हमें आगे से नहीं, उमेश अभी नहीं पूछेंगे, टाइम कंटिन्यूअस में कर लो सर, नहीं छूट जाते हैं फिर। नहीं, कोई बात नहीं, सिस्टम इसी तरीके से डेवलप करना है, सिस्टम ब्रेक होता है फिर, है ना। तो आप क्वेश्चन डाल दीजिए, कल चर्चा करेंगे उसमें।
देखिए क्या है कि एक अच्छे लीडर को ये चीज भी आनी चाहिए कि उसे कहाँ रुकना है और क्यों रुकना है ना। कई बार लगता है कि फ्लो में हम काम करते रहे, पूरी रात भर पढ़ते रहे, नहीं नहीं नहीं, दूसरे दिन भी फिर काम करना है। तो चलिए 7:30 हो गए हैं, 7:33